नमस्कार। आज हम इतिहास के सबसे बड़े और सबसे उलझे हुए रहस्यों में से एक की पड़ताल करने जा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो हजारों साल पहले अपने चरम पर थी और फिर जैसे कहीं खो गई। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? चलिए पहले सुराग पर चलते हैं जिसने शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट को भी चकरा दिया था। ये एक छोटी सी पत्थर की मोहर है। देखिए, इस पर एक लिपि है, कुछ लिखा हुआ है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, हम उन लोगों की कहानी कैसे बताएं जिनके लिखे हुए शब्दों को हम पढ़ ही नहीं सकते। तो ये विश्लेषण एक जासूसी कहानी जैसा बन जाता है, जहां हमें सिर्फ उन सुरागों पर निर्भर रहना पड़ता है जो वो पीछे छोड़ गए। और उस एक छोटी सी मुहर से जो कहानी खुली, वो वाकई चौंकाने वाली थी। पुरातत्वविदों ने सिर्फ एक मुहर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे विशाल और सुनियोजित शहर खोज निकाले, ऐसे शहर जो अपने समय से कहीं आगे थे। अब जो बात वाकई हैरान करती है वो ये है कि मोहनजोदड़ो जैसे शहर कितने सलीके से प्लान किए गए थे। इनमें इलाकों का बंटवारा बिल्कुल साफ था। एक तरफ था छोटा ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग कहते थे, जहां शायद कोई बड़ी सार्वजनिक इमारतें या खास लोगों के घर रहे होंगे। और दूसरी तरफ था एक बहुत बड़ा निचला शहर जहां आम जनता रहती थी। और ये प्लानिंग कोई ऐसी वैसी नहीं थी, ये लोग कमाल के इंजीनियर थे। देखिए, वो सिर्फ घर नहीं बनाते थे। सबसे पहले वो ऊंची चबूतरे तैयार करते थे, फिर उस पर सड़कों और नालियों का एक पूरा जाल बिछाते थे, एक ग्रिड की तरह। और जब ये बुनियाद तैयार हो जाती थी, तब जाकर घर बनाए जाते थे। क्या दूर की सोच थी। और उनकी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत है उनका ड्रेनेज सिस्टम। हर सड़क के किनारे ढकी हुई नालियां थीं, और कमाल की बात यह है कि हर घर की नाली इन बड़ी नालियों से जुड़ी होती थी। मतलब साफ सफाई पे इतना ध्यान, ये उस जमाने के लिए एक क्रांतिकारी सोच थी। और बात सिर्फ नालियों की नहीं थी, पानी का इंतजाम भी बेमिसाल था। जरा सोचिए, अकेले मोहनजोदड़ो शहर में लगभग 700 कुएं होने का अनुमान है। इसका मतलब है कि पानी तक हर किसी की पहुंच सुनिश्चित की गई थी। अच्छा, इन शहरों की बनावट से हटकर अब जरा देखते हैं कि वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी थी। उनके पीछे छोड़ी गई चीजें हमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक जीती जागती तस्वीर दिखाती हैं। तो चलिए अब अपनी जांच का अगला पड़ाव शुरू करते हैं। सबसे पहले तो खाना। जो जले हुए अनाज और बीज मिले हैं, उनसे पता चलता है कि उनका एग्रीकल्चर कितना मजबूत था। गेहूं, जौ, दालें, तिल, वो ये सब कुछ उगाते थे। तभी तो इतने बड़े बड़े शहर आबाद थे। लेकिन ये लोग सिर्फ किसान नहीं थे, इनकी अर्थव्यवस्था बहुत संगठित थी। हमें कुछ ऐसे शहर भी मिले हैं जो एक तरह से फैक्ट्री टाउन थे, जैसे चन्हुदड़ो नाम की ये छोटी सी जगह जो लगभग पूरी तरह से सिर्फ क्राफ्ट यानी तरह तरह की चीजें बनाने के लिए ही जानी जाती थीं। और उनके कारीगर भी कोई मामूली नहीं थे। वो हर तरह की चीज से कलाकृतियां बना लेते थे। कार्निलियन जैसे कीमती पत्थर हों, या तांबा, सोना और यहाँ तक कि शंख, इन सब से वो बेहद खूबसूरत और बारीक चीजें बनाते थे। और कभी-कभी इतिहास हमें बहुत दिलचस्प तरीके से छूता है। देखिए, 1937 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई कर रहे अर्नेस्ट मैकेन ने लिखा कि उनके मजदूरों ने वहां मिली चक्कियों को सालन पत्थर कहना शुरू कर दिया, और उनके बावर्ची ने तो एक चक्की किचन में इस्तेमाल करने के लिए ले भी ली। मतलब 4000 साल पुरानी चीज आज भी काम आ सकती है। अब अपनी जांच का दायरा और बढ़ाते हैं, क्योंकि अब जो पता चलता है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता दुनिया से कटी हुई नहीं थी, बल्कि वो तो एक बहुत बड़े ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का अहम हिस्सा थी। ये देखिए, जैसे कोई पुराना हिसाब किताब हो। इससे पता चलता है कि वो जरूरी सामान के लिए कितनी दूर तक जाते थे। शंख के लिए गुजरात के तट तक, लाजवर्द मणि के लिए अफगानिस्तान तक और तांबे के लिए राजस्थान तक। उन्होंने इन चीजों को हासिल करने के लिए सैकड़ों मील दूर बस्तियां बसाईं और अभियान भेजे। और इसका सबूत सिर्फ हमें नहीं, दूसरी सभ्यताओं के रिकॉर्ड में भी मिलता है। मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के पुराने दस्तावेजों में एक जगह का जिक्र है, मेलूहा, जहां से कीमती सामान आता था। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि ये मेलूहा सिंधु घाटी ही थी। और वो दस्तावेज ये भी बताते हैं कि मेलुहा से क्या क्या आता था। कार्नेलियन, लाजवर्दमणि, तांबा, सोना, वही सब चीजें जो हमें हड़प्पा की खुदाई में मिली हैं। तो कनेक्शन बिल्कुल साफ है।
लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी का भी एक अंत है, और हड़प्पा सभ्यता की कहानी का अंत ही उसका सबसे बड़ा और अनसुलझा रहस्य है कि वो अचानक गायब कैसे हो गई। सबूत बहुत साफ हैं। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास ये बड़े बड़े शहर वीरान होने लगे। लोग इन जगहों को छोड़कर पूरब की तरफ चले गए और एक ज्यादा साधारण जीवन जीने लगे। और बात सिर्फ शहर छोड़ने की नहीं थी, वो पूरी व्यवस्था ही ढह गई जिसने इस सभ्यता को इतना महान बनाया था। उनकी खास लिपि, उनके स्टैंडर्ड वजन और माप, उनकी मोहरें, उनका दूर दूर तक फैला व्यापार, सब कुछ खत्म हो गया। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या हो सकता है जो एक पूरी की पूरी सभ्यता को बिखेर कर रख दे? इस पर पुरातत्वविदों के पास कई अलग अलग थियरीज हैं। देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कई चीजों का मिला जुला असर था। हो सकता है मौसम बदला हो, बहुत ज्यादा बाढ़ आई हो, या फिर जिन नदियों के किनारे वो बसे थे वो ही सूख गई हों। एक के बाद एक कई मुश्किलों ने मिलकर इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया। लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ खत्म नहीं हुआ। एक नया दौर शुरू हुआ जिसे अनुवर्ती संस्कृतियां कहते हैं। ये ज्यादातर छोटे ग्रामीण समाज थे। उन्होंने कुछ पुरानी परंपराओं को तो जिंदा रखा, लेकिन उनके शहरों की वो शानो शौकत कहीं खो चुकी थी। जब हम इस पूरी टाइमलाइन को देखते हैं तो साफ पता चलता है कि वो महान शहरी दौर यानी मैच्योर हड़प्पन फेस एक खास समय था जो शुरू हुआ, अपने शिखर पर पहुंचा और फिर खत्म हो गया। और इस तरह ये खोज आज भी जारी है और हमारे सामने एक आखिरी सबसे बड़ा सवाल छोड़ जाती है, जो उस लिपि में बंद है जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। अगर हम उसे पढ़ पाते तो न जाने और कौन से गहरे राज हमारे सामने खुलते।